अमर रहे। बहन मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन भाइयों को और बहनों को बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करने की इच्छा है तो आएंगे। पूर्व मैं चाचा तेरस फलांगे को आमंत्रित करता हूँ। वे दीप जलाएंगे। जय भीम होता है। आज 6 दिसंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है ग्राम आमगांव तहसील जाजापुर में। ऐसे कुछ अंश आपके सामने जो भी साथी पुष्प अर्पित करना चाहते हैं वो बारी बारी आकर के बाबा साहब के चित्र पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। चलो चलो। मोमबत्ती भी जला ला। नारा भी लगा रहा अपन। और जिलेबी और तरुण मिलन जी जय भीम नमो बुद्धाय। तीर्थ बुद्ध भैया जी जय भीम। राजू लहरे जय भीम। बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर
रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद। सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। उनकी जिस प्रकार से की तैयारी हो स्पीच की प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मेरा मैत्रीपूर्ण जय हिंद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया। हमारे देश के जितने भी दलित शोषित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए उन्होंने उनका उद्धार किया। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व में
महापुरुषों के लिस्ट में सर्वप्रथम स्थान है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को प्राप्त करके हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और इस बात की भी हमें बेहद गर्व होता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौम से हैं और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे कौम में पैदा हुए और हमारे कौम का नाम रोशन किया पूरे विश्व में। ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना सब कुछ, अपना जीवन इस समाज के लिए उन्होंने समर्पित कर दिए। इनके जैसे त्याग और बलिदान की मूर्ति मैं समझता हूँ विश्व में दूसरा कोई उदाहरण में नहीं मिलेगा। ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं जिन्होंने अपने चार संतान इस समाज के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। आज हम अपना 2 मिनट का समय भी बाबा साहब अम्बेडकर के दिन को देने के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिए। चाहते बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व में ऐसे महापुरुष थे उस समय कि अगर चाहते तो अपने लिए चाहते तो उस समय वो करोड़ों की संपत्ति बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया बल्कि उन्होंने इस समाज को अपना जीवन समर्पित कर दिए। ऐसे निस्वार्थ समाज सेवक बाबा साहब अम्बेडकर, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज जितने भी उपस्थित हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला बाबा साहब अम्बेडकर की इस महापरिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रूप से एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक हैं और निश्चित रूप से आपकी इस योगदान से मैं समझता हूँ कि ये हमारा श्रद्धा सुमन सार्थक हुआ है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो इस अवसर पे संत राम बर्मन जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। बोलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब जी अमर रहे। काशीराम साहब जी अमर रहे। बहन मायावती जी जिंदाबाद। बहन मायावती जी जिंदाबाद। तो
बहुत कम समय का ये आयोजन है, लंबा खींच नहीं करने का नहीं है। मैं 2 मिनट में कुछ बातें अपनी तरफ से मैं रख रहा हूँ। कुछ समय पहले हमारे लोगों का एक भ्रम था, मैं सीधे मैटर पे आ रहा हूँ, कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे हमारे लोगों में बहुत बड़ी भ्रम थी। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। SC ST के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए SC ST एक्ट बनाया गया और उस SC ST एक्ट पर पूर्व में भी हमले हुए हैं और आज भी हमले हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी SC ST के घर में अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वह SC ST एक्ट के अंतर्गत नहीं है, घर में होता है। यानी विदाउट प्रूफ, गवाही के बिना जैसे होता है, किसी के घर में कोई अन्याय होता है तो बाहर का गवाह नहीं होगा उसको। आपके घर के भीतर अगर अन्याय होता है तो बाहर का गवाह नहीं होगा। तो ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उसको SC ST एक्ट के तहत नहीं माना जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप SC ST के घर में जाओ, उनके यहाँ खून खच्चर करो, उनके यहाँ रेप करो, बलात्कार करो, मारकाट करो, और ये SC ST एक्ट के तहत नहीं है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की पूरी मंशा है, पूरी तैयारी है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। और जहां जहां भी आपको आरक्षण मिला था उस सारे जगहों को, रेलवे को, स्कूल को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को एक तरह से 80% निजी उद्योगपतियों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा चुका। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है उसको खत्म कर सकते? खत्म तो हो और देख भी है। अभी आप सभी लोगों को मालूम है या नहीं है, देश का जो हवाई जहाज चलाने का जो कार्यक्रम था, देश में जो एयर इंडिया थी, उसको निजी हाथों में भेजा जा चुका है। अभी रेलवे में बहुत सारी ट्रेन अडानी अंबानी की चल रही है। रेलवे इसलिए अभी नहीं खुला है क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि जो प्राइवेट ट्रेनें जिस दिन तैयार हो जाएंगी उस दिन आपको रेल सफर करने का मौका मिलेगा। तो रेल को पूरी तरह से निजी हाथों में देने के लिए रेलवे को बंद किया गया है। कोरोना एक बहाना है, बाकी सारे देश को गुलाम बनाना है, ये सरकार की मंशा है। दूसरी, अभी एकदम नया करंट में जो बात चल रही है कि पूरे देश के किसान उसमें आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करने वालों की अगुवाई हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं और उनका समर्थन पूरे देश का किसान कर रहा है और आंदोलन जो है धीरे धीरे बड़ा रूप लेकर जा रहा है। अब किसानों के ऊपर क्या हुई? किसानों के ऊपर क्या हुआ? किसानों को साथ में क्या करना चाहता है सरकार, इसी बात को थोड़े शब्दों में मैं रखना चाह रहा हूँ। इसके पहले हमने कभी नहीं मांगा कि नोटबंदी करो,
नोटबंदी कर दी गई। कभी व्यापारियों ने नहीं मांगा कि जीएसटी लगाओ, जीएसटी लगाई गई, जबरदस्ती लगाई गई। अब नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? उस समय भी सरकार कहती थी नोटबंदी से फायदा होगा, लेकिन आज तक किसी की समझ में नहीं आई कि नोटबंदी से क्या फायदा होगा। उसी प्रकार से जीएसटी के भी फायदे गिना रही थी सरकार, लेकिन अभी तक किसी व्यापारी ने नहीं बताया कि जीएसटी से उसको क्या फायदा हुआ। अभी कह रहे हैं कि नई किसान जो बिल आई है उससे किसानों को फायदा होगा, तो किसानों को तो फायदा नहीं होगा, इसको किसान कह रहे हैं। लेकिन सरकार के मंत्री, मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि किसानों का फायदा होगा। अब सबसे बड़ी हमला उसमें क्या है कि ये जो सरकार है खरीदी को निजी हाथों में कराना चाहती है। किसकी खरीदी को? किसान जो अनाज पैदा करता है, कोई गेहूं पैदा करता है, कोई गन्ना पैदा करता है, कोई चावल पैदा करता है, कोई हल्दी पैदा करता है, जो भी कहना चाहिए किसान पैदा करता है, उसको उद्योगपति का एजेंट आपसे खरीदे, चाहे वो कहीं का भी, उसको पंजीयन कराने की भी जरूरत नहीं। तो इससे क्या है, क्या चीज खत्म होगी? पहले किसी सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित करती है उससे वो धीरे से पीछे हट जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान का जो केंद्र सरकार तय करता है उसको छोड़ देगा। इससे क्या होगी? जो पूंजीपति हैं, अभी आप सीधा सीधा ये मान लगा सकते हैं कि मंडियों में जो धान 2200, 2400, 2500 में बेचे हैं और उसी सत्र में किसानों को अपना धान 1000 रुपए, 1100 रुपए में भी प्रति क्विंटल बेचना पड़ा। अभी 1700, 1800 रुपए के आसपास धान का समर्थन मूल्य है, लेकिन जब व्यापारी के बिचौलिए यहाँ खरीदेंगे तो 1000, 1100, 1200 रुपए से अधिक में नहीं खरीदेगा। यह समर्थन मूल्य रहते हुए ये हाल है, तो जिस दिन समर्थन मूल्य नहीं रहेगा उस दिन किसान का क्या हाल होगा, ये किसान को आकलन करने की जरूरत है। जिस दिन समर्थन मूल्य है उस दिन तो ये हाल है, जिस दिन समर्थन मूल्य नहीं रहेगा उस दिन आपकी पैदावार की, आपका उपज का, आपके सामान का, आपके उत्पाद का क्या कीमत लगाया जाएगा, ये आप कल्पना कर सकते हो। तो सरकार सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करना चाहती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने दूसरा बिल इसलिए लाया है कि बड़े बड़े गोदामों में ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोरेज जो व्यापारी है कर सके। अब मैं आप लोगों को मोटी मोटी बात बता देना चाहता हूं कि किसी गोदाम में कोई सा भी धान हो, चावल हो, दाल हो, फल हो, सब्जी हो, अगर वहां स्टोर करके रख दिया जाएगा, 1000 कुंटल की खपत है, 10, 20, 50 कुंटल बाहर निकाला जाएगा तो बाजार में क्या होगी स्थिति? बाजार में उस सामान की कमी हो जाएगी, तो उसका भाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो स्टोर करके दुनिया जो है स्टोर करके सामान को अपने गोदाम में कैद करके आपसे जिस कीमत पे खरीदा है उस सामान को, उसका वो कई गुना आपसे आम ग्राहक से वसूलेगा। तो इसलिए अभी क्या होती है कि जमाखोरी के देश की जो कानून में जमाखोरी का विरोध था कि कोई अतिरिक्त जमा नहीं कर सकता, लेकिन इस कानून के तहत सरकार उन जमाखोरों को, उद्योगपतियों को
वो उनको छूट देगा कि आप चाहे जितना भी जमा करो आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो इस पर बाजार पर आपके जरूरत के सामान पर आपको किस रेट में मिलेगा ये आप कल्पना कर सकते हो। तीसरी जो बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती। अब जो पूंजीपति है, उद्योगपति है, अडानी है, अंबानी है, किसानों के पास आएगा, कहेगा हम आपको बीज देंगे, हम आपको खाद देंगे, हम आपको दवाई देंगे, आप हमारे पसंद के अनुसार फसल पैदा करो। अब ये पूर्व में हुआ भी है पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ। वहां आलू की खेती करने के लिए पूंजीपतियों ने उनको ठेका दिया कि आप आलू पैदा करो, हम आपके आलू को खरीदेंगे। जब आलू का रेट मार्केट में ज्यादा है तब तो जो अनुबंध किया है आपसे, जिस रेट पे अनुबंध किया है उस रेट में वो खरीद लेगा। अगर आपकी फसल की पैदावार ज्यादा हो गई तो किस प्रकार का वो नौटंकी करेगा। वहां क्या किया गया, फसल ज्यादा हो गई, अब आलू कौन खरीदते थे, तो जो चिप्स बनाने वाले हैं आलू का वो कंपनी उसको खरीदती। तब वो ले आए लोहा का एक कड़ा रिंग, लोहा का एक रिंग ले आए। अब भाई इस लोहे के रिंग से आलू पार होना चाहिए, उसी तरह का आलू को हम लेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जब ज्यादा पैदावार होगी तो आपके सामान पर नुक्ताचीनी ज्यादा निकाली जाएगी और आपको जो दिया है कर्जा दवा का, बीज का, खाद का, उसको माफ कर देगा। जो कंपनी आपको दवा का, खाद का, बीज का पैसा दे करके आपको फसल उगाने के लिए बोला है, वो क्या आपको उसका पैसा माफ कर देगा? नहीं। अगर आप उस सामान को अपना नहीं बेच पाते हैं और तो वो तो कंपनी जो आपको पैसा दिया रहेगा किसानों को, वो अपना पैसा माफ नहीं करेगा। धीरे से क्या होगी, आपकी कंपनी आपकी खेत को वो जब्त करवा देगी सरकार, धीरे से आपकी खेत को वो जब्त करवा देगी। इस तरीके से इस देश के 80 से 90% लोगों को जो खेती के आधार पर, न्यूनतम जो मजदूरी के आधार पर जिनका जीवन यापन हो रहा है, उस खेत के जरिए को भी छीनने का तैयारी अडानी अंबानी को देने की तैयारी मोदी सरकार की है। पूर्व में हमारे देश में कोरोना आया ऐसा प्रचार किया गया, कोरोना कितना आया नहीं आया ये तो अलग बात है, जितना भी आया हो, लेकिन उसका भय को ज्यादा बनाया गया और कोरोना के बहाने एयर इंडिया बेचा गया, रेलवे बेचा गया। अब कोरोना के बहाने आप जुड़ नहीं सकते, इकट्ठा हो नहीं सकते, सरकार के विरोध में हल्ला नहीं कर सकते। अब इस चीज को वो अपना अवसर बनाया, केंद्र की सरकार ने अपना अवसर बनाया और सारे जो पब्लिक सेक्टर थे, सहकारी सामान थे, जहां पर आम लोगों को करना चाहिए नौकरी पेशा रोजगार मिलने का साधन था, उसको पूंजीपतियों को बेचने का काम किया। आज आप कहाँ करोगे काम? अगर आप करते हो तो उन्हीं कल कारखाने, फैक्ट्रियों, पूंजीपतियों के शरण में जाओगे, उनको कहोगे कि आप हमको नौकरी दे दो, और चाहेगा तो आपको नौकरी देगा। बाबा साहब ने काम करने वालों के लिए 12 घंटे से 8 घंटे तय किया था काम के टाइम को, कि कोई भी लेबर 12 घंटे काम नहीं करेगा, 8 घंटे काम करेगा, ऐसा संविधान में लिखित है। तो सारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन जहां भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो, किसी कारखाने में जाते हो, कंपनी में जाते हो, तो वहां पर आपको कितने घंटे
काम करना पड़ रहा है? 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो ये अंतर आएगा। तो आपको अब दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप उनके गुलाम होंगे। अभी आपकी पेट भरी हुई है, कोई आपसे कहता है कि भाई चलो मेरे काम में, तो आप उसको कहते हो कि भाई मुझे मजदूरी कितना दो,